गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई एम डॉक्टर आनंद पांडे। एक बार हम लोग फिर चर्चा करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेट के संदर्भ में, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आंसर राइटिंग स्किल स्पेशली इन द क्रेट एग्जामिनेशन, क्योंकि मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट आंसर राइटिंग सिस्टम and how to write correct question, how to interpret your question in the examination. So there are so many issues related to answer writing. हम लोग आंसर राइटिंग चर्चा करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है किसी भी एग्जाम, खासकर चाहे सिविल का मेंस हो चाहे किसी का मेंस हो, उसमें आंसर राइटिंग स्किल का सबसे बड़ा महत्व होता है। लेकिन ऐसे एग्जाम्स जिस एग्जाम्स में आपके लिए वर्ड लिमिट पहले से निर्धारित कर दिया जाए, वर्ड लिमिट जो है वो पहले से अपने प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड लिमिट एरियाज होते हैं वहाँ के लिए आंसर राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो उसी पर्पस में हम लोग मुख्यतः यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आपको पता है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, और आपको यह पेपर जो है केवल और केवल 2.5 घंटे में 230 आवर्स में आपको इसको सॉल्व करना होगा। एग्जामिनेशन आप जो एडमिट कार्ड होगा देखे होंगे, या जो पेपरों में लिखा गया है कि 10 से 1 तक 3 घंटे, तो 3 आवर्स नहीं है, याद रखिएगा। इसमें यह है कि 10 AM तक आपको किसी भी हालत में वहाँ पहुँच जाना है। हाँ ठीक है, उसके बाद वो आधे घंटे बाद ही एग्ज़ाम शुरू होगा, तो वो आपको समय मिलेगा टोटल 2.5 घंटे का ही, तो उसी में आपको करना है। अब चूंकि 2.5 घंटे का पेपर है, इसलिए यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहला पेपर जो होगा आपका होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 25 क्वेश्चंस फ्रॉम योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। टाइम आपके लिए इसमें 30 मिनट्स होगा। देयर इज आल्सो वेरी शॉर्ट टाइम, ये भी बहुत कम इस समय है। 50 क्वेश्चन, वो भी 25 रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी करना है उसमें। ओके, तो आपके पास सोचने का ज़्यादा समय नहीं रहेगा। आते हैं जो आपका मेन पेपर है, जिसे आप सेकंड पेपर जानते हैं। इस सेकंड पेपर में आंसर राइटिंग का ही मेन महत्व है। क्यों है? इसलिए कि आप ये सोचिए कि आपके पास टाइम कम होगा। उस टाइम में आपको कई बार क्वेश्चंस के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि जिसमें पहला जो सेगमेंट होगा, इसमें ABC 3 सेगमेंट होंगे। पहले सेगमेंट पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें ईच क्वेश्चन विल कंटेन 75 वर्ड्स। अब एक क्वेश्चन जो होगा इसमें 75 शब्द का होगा, और दूसरा जो इसका सेगमेंट होगा उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी वर्ड लिमिट आपकी होगी 150 वर्ड्स, 150 शब्द का। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो केवल एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा, लॉन्ग आंसर टाइप का होगा, जो 400 वर्ड्स का होगा। तो लगभग आपका 750 वर्ड ये, 300 वर्ड वो ये, और आपका 400 वर्ड ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आप अगर देखिए तो 7 3 10 10 4 14, 1450 वर्ड आपको लिखना है। ओके, अब आप ये सोचिए कि हमारा जो अप्रोप्रिएट स्किल ऑफ राइटिंग वो क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस लेखन शैली में, और हम क्या लिखें। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इतना पास स्कोप नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखें। दूसरी बात, वर्ड लिमिट का पालन भी आपको पूरी तरह से करना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, उससे भी बैड इंप्रेशन पड़ेगा। अगर मान लीजिए 75 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आपने इसको 100 वर्ड्स लिख दिया, 150 वर्ड्स लिख दिया, तो उसके 2 घाटे होंगे। एक तो प्रॉब्लम आपके लिए सबसे बड़ी ये होगी कि आपका अनावश्यक समय नष्ट होगा। उस समय के कारण जो पहले क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा समय देंगे, उसके कारण आपका दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। तो इसीलिए आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो एग्जामिनर होगा वह भी जानता है कि 75 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप 100 से ज़्यादा कर दिए, 150 कर दिए, 120-25 कर दिए, तो वहाँ पे भी आपके नंबर कुछ डिडक्ट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो इसीलिए वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखिएगा। चूँकि आप एग्ज़ाम में वर्ड तो गिनेंगे नहीं, काउंट तो करेंगे नहीं, तो एक बेसिक पर्सपेक्टिव ये है आपको जानने के लिए कि सामान्यतः हम लोग जो होते हैं, अगर हम लोग घर पे आराम से बैठे रहते हैं, तो हम लोग जो अपने बुक्स में लिखते हैं, खासकर A4 साइज़ के जो पेज आते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 शब्द लिखते हैं।
सामान्य परिवेश में 10 शब्द लिखते हैं, 10, 11, 12। लेकिन एग्जामिनेशन में वो थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन फोबिया होता है, थोड़े से लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ हम लोगों के ऊपर भी मॉरल प्रेशर होते हैं, कुछ बेरोजगारी के प्रेशर होते हैं। तो उन सब के कारण हम लोग 8, 9, 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। तो कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखता है, बहुत ज़्यादा गैप करके, बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखता है, तो वो लिखेगा 7, 8। और जो थोड़ा सामान्य लिखेगा, अच्छा स्टैंडर्ड जोन में, वो आपके कम से कम 10 वर्ड लिखेगा। तो हम 10 को मान के चलते हैं, उसका एक बेसिक क्राइटेरिया। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग इस क्वेश्चन में आपको 7 लाइन लिखना है, 7 लाइन्स आपको लिखना है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए 7 से 9 हो गया, कोई आपको कम हो सकता है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि लेखन शैली के समय ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है वो 75 वर्ड तक ही पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बहुत अच्छा जानते हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो जो आपके पास जानकारी कम हो। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन जो है ये तो 400-600 वर्ड का क्वेश्चन है, इसको कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्किल होगा कि उसको कैसे आप शार्ट करके लिखते हैं। तो उसके बेसिक इसेंस को पकड़ने का ही आप प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ये मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 75 वर्ड तक ही जाए और आप अनावश्यक उसको बढ़ा के लिखने का प्रयास भी न करें। मान लीजिए आपकी भावनाएं, जो क्वेश्चन का इसेंस है, इसेंस ऑफ द क्वेश्चन है, अगर वह 50 शब्द, 60 शब्द, 55 शब्द, 40 शब्द में ही पूरा हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो चुका है, तो अनावश्यक 3-4 लाइन आगे के लिखने के लिए परेशान न होइए और अपनी बातें, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण डाल के उस क्वेश्चन को खराब करने का भी प्रयास न कीजिए। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन वहीं तक जाए। तो क्वेश्चन में आप सामान्यतः आप एक आइडियोलॉजी अपना विकसित कर लीजिए कि हमको 7 से 8 लाइन, 9 लाइन तक अधिकतम लिखना है। अगर कोई भावना हमारी 6 लाइन में व्यक्त हो गई, 5 में व्यक्त हो गई, तब हमको वहीं पे छोड़ देना है। तो इससे अच्छा ये है कि अनावश्यक बातों से लिखने से अपेक्षा आप अच्छे राइटिंग में शांति से, आराम से, अच्छे शब्दों का चयन करके बढ़िया लिखिए वहाँ पे। तो एक तो ये हो गया। तो ये चाहे आपके 75 वर्ड्स हो, चाहे आपके 150 वर्ड हो, दोनों में ये लागू होंगे। 400 वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 150 वर्ड जो है वह अधिकतम आपका एक पेज में आ जाएगा। कुछ लोग एक पेज में 200 वर्ड तक लिख लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो आपके 170, 80, 90 वर्ड आसानी से लिख लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं 180 से 200 वर्ड जो होता है एक लाइन में लिखा, एक A4 साइज में लिखा सकता है, क्योंकि एक A4 साइज में हम लोग लगभग 20 लाइन तक लिख सकते हैं। तो 20 दहा में 200 शब्द हुआ। तो मान लीजिए एग्जाम में है हम 17-18 लाइन लिखेंगे, हम हो सकता है बहुत बेहतरीन लिखेंगे तो आपका हो सकता है वो बातें हमारी 16-17 लाइन में ही पूरी हो जाए। तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर मान के चलते हैं कि आप अगर 10 शब्द लिख रहे हैं, क्योंकि किसी लाइन में जहाँ पैराग्राफ आप चेंज करेंगे हो सकता है 4 ही 6 लाइन आए, 4 ही 600 वर्ड आए उसमें, दूसरे वाले में 10 आए। ठीक है, हो सकता है लास्ट जहाँ पैराग्राफ हो वहाँ 2 वर्ड में खत्म हो जाए, 3 वर्ड में। तो ऐसे कंडीशन में आपको एवरेज हम 9-10 का मान के चलते 10 लेके चलिए आप। ठीक है, तो हमको मेरा मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 400 वर्ड में भी यही बात है, अधिकतम आप लिखेंगे तो 2 पेज या 2 पेज से कम ही रहेगा। ठीक है, 2 पेज से ज़्यादा नहीं होगा 400 वर्ड भी। तो ऐसे कंडीशन में जो थोड़ा बड़ा लिखेंगे वो 250 वर्ड से लिख सकते हैं, मतलब वो 2.5 पेज लिख सकते हैं। तो टोटल हमारा मतलब जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको इनको लिखने में कुछ चीज़ों का पालन करना चाहिए। पहला देखिए, ध्यान रखिएगा, पहला सबसे पहले जो इसको लेखन शैली में ध्यान दीजिएगा, आपको 3 चीज़ों का पालन करना है। पहला है आपका वर्ड लिमिट, पहली क्राइटेरिया है वर्ड लिमिट। तो शब्द सीमा का आप जरूर पालन कीजिएगा। जितना शब्द पूछा है उससे अनावश्यक बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास न कीजिएगा, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है इसके साथ टाइम मैनेजमेंट, समय का जरूर पालन कीजिएगा, जरूर से जरूर। ठीक है, मतलब ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे अनावश्यक समय अपना नष्ट करते हैं, एक क्वेश्चन के लिखने में आप 2 क्वेश्चन का समय लेते हैं, तो याद रखिएगा कि वह जो एक क्वेश्चन का टाइम आपका ज़्यादा लेंगे वह आपके अगले 4-5 क्वेश्चन खराब कर देगा।
इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं या कम लिखते हैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन का 150 वर्ड लिखते हैं तो उसका बदले में आपको 10-5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा। ठीक, तो आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ड लिमिट कम है, शब्द कम है, और तो इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखिएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हो, मतलब आपके लेखन शैली में एक क्लैरिटी दिखाई दे, साफ सुथरा दिखिए, विजिबल हो, सामान्यतः और अच्छे शब्द का चयन कीजिए, वो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात CLARITY, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ साथ फैक्चुअल लिखने का प्रयास कीजिएगा। फैक्चुअल का मतलब है कि आप डेटा बेस्ड लिखिएगा, मतलब है कि अनावश्यक डाटा बेस्ड, डाटा का फुल फॉर्म होता है, आपका डाटा का प्लूरल होता है डेटा। तो डाटा बेस्ड का है मतलब क्या होता है, मतलब है कि आप अपने लेखन में अधिक से अधिक फैक्ट के बारे में जानकारी दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 75% में 4-5 जो है आपके फैक्ट्स जो हैं वो दूर से ही दिखाई देने लगे। हाँ, दूर से दिखाई देंगे तो आपको जो टीचर एक बार जब एक पेज देखता है तो वो पता चल जाता है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ पे क्या अंडरलाइन किया है। क्योंकि हमारे लेखन शैली का एक प्रमुख आधार ये भी है कि हम जो चीज़ें अच्छा लिख रहे हैं उसको हाईलाइट कहाँ से करें, कैसे दिखाएं, क्योंकि आप 2 पेन यूज करेंगे तो आपका समय नुकसान होगा, समय इसमें बहुत कम होता है। तो इसलिए भी आप क्या कीजिएगा कि इसके स्थान पे आप अंडरलाइन का प्रयोग कीजिएगा, आप इसके लिए अंडरलाइन का प्रयोग कीजिएगा, जहां जरूरी हो उतना ही अंडरलाइन कीजिएगा, और जरूरत पड़े तो अपॉस्ट्रोफी एस और सिंगल अपॉस्ट्रोफी कामा और सिंगल कामा का प्रयोग कीजिए। तो जो सिंगल कामा होता है उसका प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए, अगर हमने मान लीजिए लिखा कि हमको ये लिखना है कि मान लीजिए हमको कोई प्राचीन काल के कंसर्न उठाना है, हमने लिखा कि प्रयाग प्रशस्ति के 13वें-14वें पंक्ति से समुद्रगुप्त की दक्षिणी विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए प्रयाग प्रशस्ति 13वें-14वें पंक्ति, ठीक है, और दक्षिणी विजय, इतना अंडरलाइन किया। हाँ, अब आगे देखिए, विजयोपरांत उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति स्थापित की। ठीक है, हमने अंडरलाइन कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख देना ताकि वो हाईलाइटेड हो। हाँ, इसी तरह मान लीजिए हमको लिखना है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा डेविड हेनरी थोरो के ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस लिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से लिया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब टीचर देखेगा तो उसको एक इम्पैक्ट मिलेगा कि आपने किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया। अनावश्यक आपने बहुत ज़्यादा जो है आपने हाईलाइट नहीं किया है, और न तो बहुत ज़्यादा आपने, तो जहां आपको जिस वस्तु को हाईलाइट करना हो उसके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख दीजिए,
और उसी पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि आपका शब्द बहुत ज़्यादा विस्तार से तो आप निबंध लिख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप 3-4 लाइन लगातार अंडरलाइन कर देंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपके लेखन में ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको अंडरलाइन कितना शब्द करना है। हाँ, तो हर शब्द नहीं, तो जो पर्टिकुलर शब्द हैं और उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करके दिखा दीजिए कि ये शब्द जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं, जहाँ पे जैसी आपको जरूरत लगती है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया जो है हमारा ये आपको मिलता है। दूसरा देखिएगा, सोर्सेस का जरूर पालन कीजिए। मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, तो चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे आपके पॉलिटिकल साइंस हो, तो वो सोर्स बेस्ड लिखिएगा। सोर्सेस बेस्ड हो मतलब है एविडेंस बेस्ड हो, कि अनावश्यक बातें जो है हवा में ना हो। जो बातें लिखिए अगर उनके संदर्भ में आपको ये बता दिए कि ये बातें यहाँ से प्रस्तुत हुई, यहाँ से ही, तो वो लिखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपको लिखना क्या है, आपको लेखन शैली जो है उसमें आप रिपीटेशन से बचने का प्रयास कीजिएगा। बार बार एक ही शब्द को रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा, खासकर 75 वर्ड में, 75 और 150 दोनों में। तो एक प्रकार से रिपीटेशन से बचने का प्रयास कीजिएगा, अवॉइड द रिपीटेशन। ठीक है, तो अवॉइड द रिपीटेशन, इससे बचने का प्रयास कीजिएगा। एंड दूसरी बात, आप 75 या 150 शब्द में हेडिंग डालने का भी प्रयास न कीजिएगा, हेडिंग्स। ठीक है, इनको भी अवॉइड कीजिएगा, अवॉइड दीज थिंग्स, अवॉइड दीज। ठीक, तो हेडिंग डालने का प्रयास नहीं कीजिए, बल्कि पैराग्राफ चेंज कीजिए। तो पैराग्राफ चेंज करके और अंडरलाइन का सहारा आप लेंगे तो बेहतरीन आपका आंसर हो सकता है। दूसरी बात हमने कहा कि दूसरी बात क्या है आपका, वह है कि आपको लेखन शैली के समय हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरप्रिटेटिव न बनिएगा। मतलब है कि आप व्याख्यात्मक न होइएगा, आप बहुत ज़्यादा व्याख्या न करने का प्रयास करके बल्कि आप डिस्क्रिप्टिव बनने का प्रयास कीजिएगा। मतलब वर्णनात्मक प्रकृति हो, डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब क्या होता है, आपकी लेखन की जो शैली हो वर्णनात्मक हो, मतलब जो चीज़ें बताना चाहते हैं उतना बताइए। क्योंकि आपके पास 75 शब्द है, कम है, तो अनावश्यक आप ये नहीं कि किसी की पता लगा किसी के मत पे 2 आलोचना लिखना शुरू कर दिया, एक बड़ा पता लगा 1 आलोचना लिखने में आपका 3-4 लाइन खत्म हो गया, आपका आंसर ही बेकार हो गया। तो जो भी लिखिए बहुत कम शब्दों में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो एक दृष्टिकोण लेखन का हो वह आपका कंक्लूडिंग हो। कंक्लूडिंग का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के पर्टिकुलर दृष्टिकोण के स्थान पे एक आप कलेक्टिव एंड कंक्लूडिंग जो है आपका जो रिजल्ट हो उसको लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे सामान्यीकरण के आधार पे ऐसा माना जाता है, ठीक है, हाँ, या सामान्यतः ऐसा कह सकता है। तो इस संदर्भ में सामान्य मत ये रहा है कि ये नहीं कि इनके संदर्भ में ये मानते हैं, ये वाले ये मानते हैं, जबकि ये इनका मत ये है। अब पता लगा एक ही बात को 3 लाइन फालतू लिख रहे हैं, तो सीधे लिखिए कि अनेक मत मतांतरों की प्रक्रिया में भी प्रायः इस मत को लेकर सर्वाधिक विद्वान जो हैं वह अपनी अभिमति या अपनी सहमति देते हैं, या सामान्यतः अधिकांश विद्वान इस मत के प्रति जो हैं वह अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो मतलब है कि एक कलेक्टिव अप्रोच आप राइटिंग होनी चाहिए। तो जिसमें अलग अलग बातों को आप हाईलाइट ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो आप फिर कर नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें एक आपको ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये है दूसरी अगली बात कि अगर जो 400 वर्ड का क्वेश्चन है और या तो आपका जो 150 वर्ड का क्वेश्चन है, मतलब 2 एक 3 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में एक कोशिश और कीजिएगा कि इन क्वेश्चन में 2 लाइन का ही हो, एक भूमिका जरूर हो। ठीक है, एक भूमिका हो और उसके बाद 400 वर्ड वाले में या इसमें भी भूमिका हो और एक इसका लास्ट के निष्कर्ष हो। तो एक निष्कर्ष भी आपका जरूर होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन जो लिखा जाए, ठीक है, उस क्वेश्चन को लिखने का जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि
जैसे बड़े क्वेश्चन आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका, बड़ा क्वेश्चन है। या आपको लिखना है वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन क्या होते हैं, या ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पर निबंध लिखिए, या ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं। या आपको लिखना है रिसर्च प्रपोजल लिखना है, या आपको लिखना है कि शोध प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अब ये बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसमें क्या कीजिएगा, बड़े क्वेश्चन को लिखने में पहला टॉपिक लिखिएगा भूमिका, मतलब है प्रस्तावना, मतलब है इसके सामान्य जानकारी क्या है उस संदर्भ में। भूमिका के बाद अगर हिस्टोरिकल कोई चीजें पूछ रहा है या कोई साइंटिफिक टर्म पूछ रहा है तो उसका कुछ स्रोत होगा, तो 2-3 स्रोत यहाँ से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो एक हो जाएगा भूमिका, दूसरा हो जाएगा आपका सोर्सेज हो जाएगा, चाहे उसमें राइटर्स के बुक का नाम लिख सकते हैं, चाहे अभिलेख का नाम लिख सकते हैं, चाहे मौद्रिक साक्ष्य लिख सकते हैं, चाहे कोई जो साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक शोध है। डार्विन की मान लीजिए आप लिख रहे हैं, मानव का विकास लिख रहे हैं, तो डार्विन को बता दीजिए, उनकी थियोरी ऑफ डिसेंट को बता दीजिए, उनके ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब का नाम बता दीजिए। मतलब एक ही लाइन में 2-4 लोगों को एक साथ बता दीजिए, अलग अलग नहीं कि इनसे ये पता चलता है कि इस संदर्भ में डार्विन की ये कामा, लैमार्क की ये कामा, एआई ऑपरिंग की भौतिकवाद या पदार्थवाद कामा, आज इससे जानकारी मिलती है। मतलब उसको कंक्लूड करने का प्रयास कीजिए एक ही लाइन में मतलब बड़ी बड़ी बातों को कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, और नाउन के स्थान पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। प्रोनाउन का मतलब ये है कि चीज़ों को आपस में जोड़ जोड़ के लिखने का प्रयास कीजिए, जिसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी मोड ऑफ स्टडी। ठीक है, तो वो चीज़ों को जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो कम शब्दों में होगा। हाँ, जैसे हमने कहा, अभी हमने चर्चा किया ऐसे कि प्रयाग प्रशस्त में लिखा गया, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे प्रयाग प्रशस्त के 13वीं और 14वीं पंक्ति में दक्षिणी विजय के अंतर्गत 12 राजाओं को पराजित करने और उनके संबंध में राज ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अवधारित करने का साक्ष्य मिलता है। खत्म। 3-4 बातें को एक लाइन में हमने बता दिया। तो उस तरह से आपका अप्रोच रहेगा। तो एक भूमिका, दूसरा स्रोत लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा आपके मेन इसेंस ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन की है जो मूल, जो आपकी क्वेश्चन का जो एक मूल आधार है वो लिखिएगा। तो मतलब है मूल प्रश्न या मूल विशेषता, जो क्वेश्चन का स्वरूप है, हाँ, उसकी मूल विशेषताएं क्या हैं, क्वेश्चन क्या है, उस पर चर्चा कीजिएगा फिर। ठीक है, तो याद मूल प्रश्न का लीजिए यहाँ पे, मतलब मूल प्रश्न क्या है, किस पे आप लिख रहे हैं। हाँ, उसके बाद मूल प्रश्न, या इसको कर सकते हैं आपका मेन इसेंस, जिसे आप कहते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो आप उसको लिखिए। फिर उसके बारे में अगर कुछ लिखना है, कुछ खास विशेषताएं हैं तो उसके बारे में, उसकी विशेषताएं मतलब उसके लाभ हान विशेषता हो सकती है, ये लिख दीजिए। अगर जरूरत हो तो कुछ आलोचना है तो एक आलोचना भी, 2 आलोचना एक ही में मिला के 2-3 राइटर्स के आलोचनाओं को मतलब 2-3 लाइन के अंतर्गत ही लिखने का प्रयास कीजिएगा कि इन्होंने इस संदर्भ में यह प्रतिवाद किया है, तो जबकि दूसरे इतिहास का या दूसरे राइटर्स ने इस संदर्भ में ये कहा है। तो मतलब एक ही लाइन में 2-3 लोग को मिला के लिख दीजिएगा। तो अनावश्यक एक लोग को ज़्यादा स्पेस न दीजिएगा, नहीं तो फिर लिख नहीं पाएंगे। और उसके बाद आप निष्कर्ष, तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए क्वेश्चन का, उसमें भूमिका जरूर हो, स्रोत जरूर हो, मूल विषय, इसी प्रश्न के स्थान पे मूल विषय भी कर सकते हैं, मूल विषय हो। मूल विषय क्या है, उसके बारे में लाभ हानि या विशेषता, मतलब लाभ हानि क्या है, लाभ हानि उसकी क्या है, वह मूलतः है क्या, ठीक है, वो बता दीजिएगा। क्या है लाभ, बल्कि लाभ और महत्व के दृष्टिकोण से बता दीजिए इसमें उसकी विशेषता। आलोचना में उसकी कमियां निर्धारित कर दीजिए, कागजों की जरूरत है बड़े क्वेश्चन के लिए, कमियां दिखा दीजिए, फिर एक निष्कर्ष बता दीजिए कलेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका जो है एक साइंटिफिक अप्रोच जो होना चाहिए लेखन के प्रति होना चाहिए। समय का पालन बार बार कह रहा हूँ कि जरूर कीजिएगा, समय का पालन करेंगे तो ये आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे हम लोग एक चर्चा करेंगे और कि करेंट एग्जाम के समय आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी भी कहेंगे कि आप डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल लिखने का प्रयास कीजिएगा, अनावश्यक बढ़ाने के चक्कर में क्वेश्चन को खराब न कीजिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा, जो प्रकृति उसकी मूल प्रकृति है, जो मूल प्रश्न है, जो मूल विषय है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
हाँ, और 75 शब्द में केवल आप सेंट्रल आइडिया जैसे होता है, हाई स्कूल इंटर पढ़े हैं, वही सेंट्रल आइडिया लिखिएगा बीच का, मतलब खास उसकी क्या है उसमें, मतलब उसको शुरू करने में आप ऐसा न हो कि 1 2 लाइन 3 लाइन आपका भूमिका बनाने में चला जाए। तो 75 शब्द में भूमिका न बनाइएगा, 75 शब्द में फैक्चुअल बातें ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और अंडरलाइन करके और उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में, जहाँ जरूरत हो डबल इन्वर्टेड कामा को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।